नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम सब कुछ पढ़ो चैनल पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो चैप्टर क्या था बेटा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले। आपको याद होगा मैंने पहले लेक्चर में, पहली क्लास में मैं आपको लैंगिक मसले ही समझा रहा था कि किस तरह स्त्री और पुरुष का भेद हो रहा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ये बेहतर तो हुई है पर वो आदर्श स्थिति नहीं है। अभी भी राजनीति में महिलाओं का हिस्सा नगण्य है, बहुत कम है। उठने भी महिलाओं की स्थिति अभी नहीं सुधरी है। अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, घरेलू हिंसा होती है, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ी तो महिलाओं का दमन भी होता है। तो ज़रा हम सोचते हैं कि आखिर इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या बात है, क्या रहेगी, कहाँ पर, कैसे इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अगर महिलाओं की स्थिति पर हम जरा इस पॉइंट से समझेंगे, हमारा टर्म क्या होगा, महिलाओं की स्थिति। जरा देखते हैं कि क्यों नहीं हालत सुधरी या अभी हालत क्या है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि महिला का जो साक्षरता दर है, जो पढ़ने का जो दर है, साक्षरता दर है बच्चे, वो ज़्यादा नहीं है, वो है लगभग 54%। कितना है? 54%, 54%। लेकिन अगर मैं इसी चीज को पुरुषों से तुलना करूं, पुरुषों की, तो लगभग 75% है। पुरुषों की कितनी है बच्चे? लगभग 75%। आप सोच सकते हैं कि यहाँ साफ अंतर पता चल रहा है कि हमने ये देखा कि महिलाओं की स्थिति 54% और पुरुषों की स्थिति लगभग कितनी है? 76%। तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं में साक्षरता दर भी कम है और पुरुषों में साक्षरता भी क्या है? ज़्यादा है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि महिलाओं की पढ़ाई कम हो रही है? बच्चे अगर सोचिए कि महिलाएं भी अगर पढ़ाई में आगे रहती या पढ़ती लिखती या उन्हें पढ़ने का मौका मिलता तो क्या साक्षरता दर में इतना अंतर आता? बच्चे अगर मैं तुलना करूं तो लगभग नहीं भी तो ये 20 से 22% का अंतर है, और 20 से 22% अंतर भी बहुत होता है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि स्कूल पास करने वाली लड़कियां बहुत कम मात्रा में उच्च शिक्षा की ओर जाती हैं। इस बात को समझिएगा कि स्कूल में तो चलो सभी आ जाते हैं, लेकिन वैसी लड़कियां जो स्कूल को पास कर लेती हैं, उच्च शिक्षा में जाने वाली लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। स्थिति ये हो जाती है कि ये उच्च शिक्षा की ओर जाती ही नहीं। अच्छा, अगर आप स्कूल के परिणाम को देखें तो ये भी देखा गया है कि कई क्षेत्रों में लड़कों से ज़्यादा अच्छा तो लड़कियों ने किया है, यानी लड़कियां कई मामले में बाजी मारती हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां जो है उच्च शिक्षा में नहीं है, या उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या भी बहुत कम है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा सोच बच्चे एक परंपरागत सोच के कारण है, और ये सोच किस पर निर्भर करता है? माँ बाप पर। याद रखिएगा, घर में लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं, फिर भी माँ बाप का ज़्यादा ध्यान किस पे रहता है? लड़कों पर। याद रखिए, माँ बाप जो संसाधन रखते हैं अपने पास, उस संसाधन को लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पे खर्च करना वो सही समझते हैं। क्लियर है? तो बच्चे जरा सोचिए कि अगर माँ बाप बढ़ावा नहीं देंगे, अपने संसाधन को खर्च ही नहीं करेंगे लड़कियों पे, तो क्या लड़कियां कभी उच्च शिक्षा में जा पाएंगी? और लड़कियां अगर उच्च शिक्षा में नहीं जा पाएंगी तो क्या इनका साक्षरता दर बढ़ेगा? नहीं। और अगर साक्षरता दर नहीं बढ़ी तो क्या लैंगिक समानता आएगी? कभी लड़कों के बराबर हो पाएंगी? नहीं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का यह स्तर भी जो है भारत में लैंगिक विषमता को जाहिर करता है बच्चे। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि उच्च शिक्षा में लड़कियां कम हैं। उच्च शिक्षा में कम लड़कियां। माँ बाप संसाधन को लड़के पर खर्च करते हैं, तो कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति ये है। अच्छा बच्चे, इसको चलिए दूसरे पॉइंट से समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले बताइएगा कि क्या उच्च पद पर आप ज़्यादा महिलाओं को पाते हैं? नहीं। ऊंचे पद पर भी ज़्यादातर कौन है?
पुरुष हैं, यानी ऊंचे पद पर भी महिलाएं कम हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ज्यादा तनख्वाह वाली पद हो, पेमेंट जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए कि ज्यादा तनख्वाह वाला पद हो, तो क्या आप इस पर भी लड़कियों को पाते हैं? इक्की दुक्की उंगली पर गिन लेंगे बच्चे, इसमें भी ज्यादा लड़कियां या औरतें नहीं हैं। तो हमने ये देखा कि ऊंचे पद पर या ज्यादातर तनख्वाह वाले पद पर भी जो महिलाएं हैं वो क्या हैं? बहुत ही कम हैं। तो क्या कभी भी लड़कियों में लैंगिक समानता फिर आ पाएगा पुरुषों के साथ? अंतर तो यहाँ भी है बच्चे। तो सिंपल सी बात है, जब साक्षरता दर होगी ही नहीं, उच्च शिक्षा की ओर ये बढ़ेंगे ही नहीं, तो क्या ऊंचे पद पर जाएंगे? बच्चे ये सिर्फ कहने की बात है, ये ऊंचे पद पे नहीं जा सकती, पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे जाएंगे? दूसरी बात है, ऊंचे पद पे नहीं जाएंगे तो ऊंची तनख्वाह कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि भारत में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। यहाँ बच्चे एक बात को समझिएगा कि हमने ये देखा है कि पुरुष एवं महिला दोनों कार्य करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं बच्चे, जनरली हम देखते हैं कि मर्द भी काम करते हैं और औरत भी काम करते हैं, महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि औसतन एक औरत एक मर्द से 1 घंटा ज्यादा काम करती है। इस बात को याद रखिएगा, 1 घंटा ज्यादा काम करती है। तो जरा सोचिए कि स्त्री और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, पर आंकड़े ये कहते हैं कि पुरुष की तुलना में महिला जो है औसतन 1 घंटे काम ज्यादा करती हैं। लेकिन क्या उन्हें इस काम की कोई वैल्यू मिलती है? नहीं, ना तो श्रेय मिलता है और ना इसको मूल्यवान समझा जाता है। तो याद रखिएगा, इस 1 घंटे की कोई वैल्यू हम नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लैंगिक असमानता के कारण ही तो है। अगर लैंगिक असमानता नहीं होती तो हम हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देते। समझ में आ रहा है बच्चे? अच्छा, अब जरा कुछ संविधान की भी बात की जाए तो बच्चे याद रखिएगा कि संविधान में भी बहुत से प्रावधान हैं महिलाओं के लिए। जरा क्लियर करेंगे कि संविधान में महिला के लिए प्रावधान है। तो हमने देखा कि संविधान में महिला के लिए भी क्या है? प्रावधान है, महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। और कहा गया है कि सरकार जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देगी। इस बात को याद रखिएगा, कहा गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। पर अफसोस है कि बच्चे महिलाओं को मजदूरी कम मिलती है, महिला को मजदूरी कम मिलती है। क्या इसमें अंतर नहीं आया? याद रखिएगा कि संविधान में ऐसा प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है कि सामान्य कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन सही स्थिति यह है कि महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, फिर भी महिलाओं को मजदूरी क्या दी जाती है? कम दी जाती है। ये सब किसके कारण है बच्चे? लैंगिक विषमता के कारण। और याद रखिएगा, लैंगिक विषमता जैविक नहीं है, ये परंपरागत रूढ़िवादी सोच हमारी मानसिकता के कारण है बच्चे। यहाँ तक समझ में आया? और सामाजिक भूमिका के कारण है, मैंने आपको पहले ही सिखाया था। चलिए, यहाँ तक तो हमने सीखा। अब जरा सोचिए कि अन्य और कारण क्या हो सकते हैं। बच्चे एक बात बताना, हमारे समाज में जरा सोचना कि हम पुरुष की ज़्यादा इच्छा करते हैं या महिला की। याद रखिएगा कि माँ बाप जो हैं ज़्यादातर पुरुष बच्चे की चाह करते हैं। तो जब वो लड़का लड़की में तो भेद यहीं पर हो गया बच्चे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं पिछड़ने लगी। तो याद रखिएगा कि माँ बाप भी लड़का चाहते हैं, माँ बाप भी क्या चाहते हैं? लड़का चाहते हैं। तो जब माँ बाप खुद लड़का चाहते हैं तो फिर लड़कियां कैसे डेवलप हो पाएंगी? यहाँ तक कि बच्चे कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि लड़कियों को जन्म से पहले ही पेट में ख़त्म कर दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं अगर ऐसी सोच होगी तो क्या लैंगिक समानता कभी आ पाएगी? हमें पुरुष बच्चे की चाह ऐसे भी हमारे समाज में देखी जाती है
कि पुरुष बच्चे की चाह लोग ज़्यादा रखते हैं, लड़की बच्चे की, महिला बच्चे की चाह कम रखते हैं। और कहीं मैंने ये भी आपको बताया है कि लड़कियों को जन्म से पहले भी खत्म कर दिया जाता है। तो बच्चे ज़रा सोचिए कि अगर जन्म से पहले लड़कियों को खत्म कर दिया जाए, बच्चे देखो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जन्म से पहले लड़की खत्म कर देते हैं। इससे ही क्या हुआ है बच्चे कि भारत में लिंगानुपात कम हो गया। भाई लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। याद रखिएगा कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो हमने ये देखा कि माँ बाप लड़का चाहते हैं और कहीं कहीं जन्म से पहले लड़की को खत्म कर दी जाती है। इसका मतलब है कि लड़के के तुलना में लड़कियों की संख्या कम हो गई और कम होने से लिंगानुपात क्या हो गया, कम हो गया। और याद रखेंगे कि लिंगानुपात 914 है। तो मैंने अभी क्या बताया कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ही लिंगानुपात है। तो 1000 पुरुषों के लिए सिर्फ 914 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि नहीं भी तो बच्चे लगभग 86 लड़कियों की कमी है। समझ रहे हैं आप बच्चे? अच्छा, अब तो याद रखिएगा कई जगहों पर लिंगानुपात 850 है। यहाँ तो स्थिति और खराब होगी। कई जगहों पर यह कितना है, 850। और बच्चे और भी सुनिए, कहीं कहीं पर 800 से भी क्या है बच्चे, कम है। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो गई है बच्चे कि लिंगानुपात गिरकर भारत का 914 हो गया है। कहीं कहीं पर देखा गया है कि 850 है और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे गिर गया है, जिससे पता चलता है कि वाकई महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। उसके बाद बच्चा, क्या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का खबर रोज नहीं मिलता? याद रखिएगा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की खबर भी हमें रोज मिलती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की खबर भी तो हमें रोज रोज मिलती है। तो कहीं ना कहीं भेद ही तो हो रहा है, लैंगिक विषमता ही तो है, लैंगिक असमानता और लैंगिक मसला ही तो है बच्चे। तो याद रखिएगा कि हमने ये देखा कि महिलाओं के लिए हिंसा भी हो रही है। और याद रखेंगे शहरी इलाकों में स्थिति और भी बुरी है। शहरी इलाके में महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि शहरी इलाके में महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हैं। महिलाएं क्या हैं, ज्यादा असुरक्षित हैं। तो देख सकते हैं कि शहरी इलाकों को कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों की जगह है, नौकरी पेशे वाले लोगों की जगह है। तो शहरों इलाकों में ये देखा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति ज्यादा क्या है, असुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं है। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि स्थिति तो इतनी बुरी हो चुकी है कि हमें आए दिन इनके खिलाफ शहरों में जैसे घरेलू हिंसा का समाचार आता ही रहता है बच्चे। घरेलू हिंसा, भेदभाव जैसे तमाम मुद्दे हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। तो देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं शहरी इलाकों में घरों में भी सुरक्षित नहीं है। इससे यही तो पता चला कि घरों में भी क्या है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि शहरी इलाकों की भी हालत खराब है कि घरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ घरेलू हिंसा, भेदभाव होता रहता है और महिलाएं जो हैं एकदम असुरक्षित हैं। आप समाचार पत्र पढ़े बच्चे, आए दिन कुछ ना कुछ समाचार आपको महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मिलती ही जाती है बच्चे। आप खुद समझदार हैं, तरह तरह के हिंसा है। अच्छा, अब केयर करना है कि चलिए ये तो बात समझ में आई, लेकिन क्या अब महिलाओं को अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं थी? तो मैंने आपको कहा था ना कि इसके लिए कई सारे जो है वो नारीवादी समूह भी बने। याद रखिएगा इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को बचाने के लिए कई सारे नारीवादी समूह बने, क्योंकि अगर नारीवादी समूह नहीं बनती तो महिलाओं के विरुद्ध ये जो विभेद है ये ऐसे ही क्या होता, बढ़ता जाता। तो याद रखेंगे कि नारीवादी समूह भी बनने लगे, समूह बनने लगे।
कई आंदोलन भी हुए, नारीवादी समूह बनने लगे, कई आंदोलन भी हुए, महिला आंदोलन भी हुए। और याद रखिएगा इसलिए महिला आंदोलन भी हुए ताकि महिलाओं को भी क्या मिले, स्थान मिले। एक चीज क्लियर करना है हमें कि अब जो महिलाओं को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हम थोड़ा उसकी बात करेंगे बच्चे, याद रखेंगे। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व याद रखिए, मैंने आपको 2-4 बार बताया है कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कम है। तो चलिए हम इससे अगले पॉइंट में समझते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यहाँ सभी बच्चे क्लियर करेंगे। और हाँ बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना बेटा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये देखिए, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पहले तो आपको मैं बता दूं बच्चे कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका भी क्या है, नगण्य है, और न ही महिला के मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारी राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि महिलाओं के मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, महिला के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जरा सोचिए कि अगर महिलाओं के मुद्दे पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो महिलाओं को कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? बेटा ये तो पीछे ही रह जाएंगी। अच्छा, अब याद रखेंगे इसी के लिए कई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे नारीवादी समूह बनने लगे, नारीवादी समूह बनने लगे, आंदोलन होने शुरू हो गए ताकि महिलाओं को आंदोलन हुए, याद रखेंगे। ठीक, फिर क्या था, महिलाओं को सत्ता मिले, महिलाओं को सत्ता मिले। याद रखिएगा बच्चे, जब तक सत्ता में अधिकार नहीं मिलेगा, सत्ता नहीं मिलेगा, तब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है बच्चे, रिटेन लिखित कानूनी होनी चाहिए कि महिलाओं को सत्ता में क्या मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में यानी राजनीति में भी महिलाओं का हिस्सा बढ़े, राजनीति में महिलाओं का हिस्सा बढ़े, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनमें महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी, तभी तो उनका हिस्सा भी बढ़ेगा। अच्छा, फिर केयर करना है कि बच्चे, एक तो विधायिका में अनुपात बहुत कम है, इस बात को याद रखिएगा कि भारत के अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका में महिला का अनुपात बहुत कम है। ये भी तो एक प्रॉब्लम बच्चे कि महिला का अनुपात क्या है, कम है। तो हमने देखा कि राजनीति में भी महिलाओं का अनुपात कम है। अच्छा, फिर याद रखिएगा लोकसभा में पहली बार 2009 में महिलाएं 10% से ज्यादा थी। इस बात को क्लियर कीजिएगा कि लोकसभा में 2009 में महिलाएं 10% से ज्यादा थी। तो हमने ये देखा कि सिर्फ 2009 की खूबी है कि महिलाएं क्या थी, लोकसभा में 10% से ज्यादा थी, उसके बाद कभी नहीं। और राज्य की विधानसभा में तो 5% से भी कम है। देखिए अजीब सी बात है कि राज्य विधानसभा में 5% से भी कम है महिलाएं। बच्चे स्थिति तो और बुरी है कि राज्यसभा में 100 में 5 भी नहीं महिलाएं हैं। ये तो वाकई लैंगिक असमानता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। अच्छा, अब आपको एक और बता दूं कि जैसे हम अफ्रीका के देशों को गरीब मानते हैं, तो याद रखिएगा कि बहुत सारे अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं वो हमसे बेहतर हैं। बेटा ये एक सच्चाई है कि अफ्रीकी विकासशील देश और लैटिन अमेरिका के ढेर सारे जो विकासशील देश हैं वो हमसे और आपसे क्या हैं, बेहतर हैं, यानी भारत से बेहतर हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आखिर इन समस्याओं को निपटाना भी तो था। तो हमें ये समझना है कि आखिर अब इन समस्याओं को निपटाया कैसे जाएगा। याद रखिए समस्याएं तो होंगी ही,
पर क्या समस्याओं को पालना सही रहेगा या निपटाना सही रहेगा? तो हमें देखना है कि भाई इस समस्या को कैसे निपटाया जा रहा है। याद रखिएगा कि समस्या को निपटाना है, समस्या को कैसे निपटारा होगा। तो याद रखिएगा कि निपटारा होने के लिए साफ ये है कि महिलाओं को पीएम और सीएम बन तो गई, याद रखिएगा, करना तो है, इस बात को हमें याद रखना है कि महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री भी बनी हैं, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री भी बनी हैं एवं मुख्यमंत्री भी बनी है। लेकिन वर्चस्व मंत्रिमंडल में किसका था? तो वर्चस्व किसका था बच्चे? पुरुषों का। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही महिलाएं बनी हैं, लेकिन दोनों बनने से बाद भी जो उनका मंत्रिमंडल था उसमें भी किनका वर्चस्व रहा था? तो उसमें भी वर्चस्व रहा था पुरुषों का। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हिस्सेदारी बहुत कम हुई थी। अच्छा, अब जरा समस्याओं को सुलझाने के तरीके की बात की जाए कि किस तरीके से इन समस्याओं को सुलझाया जाए। तो बच्चे याद रखेंगे, तो पहले तो ये जो संस्थाएं हैं, जैसे ये विधानसभा है, संसद है, क्या उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना होगा? बढ़ाना तो होगा। तो याद रखिएगा कि निर्वाचित संख्या को कानूनी रूप से एक निश्चित हिस्सा दिया जाना चाहिए। याद रखेंगे कि निर्वाचित संस्था में निश्चित हिस्सा मिले, पर सिर्फ कहने को लिए नहीं बच्चे, कानूनी रूप से। इसका मतलब है कि जो भी निर्वाचित संस्था हैं उनमें महिलाओं को क्या मिले? एक निश्चित हिस्सा मिले। पर ये जो निश्चित हिस्सा मिलेगी ये भी कैसे मिलेगी? कानूनी रूप से। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जो स्थानीय शासन है, जैसे पंचायत और नगर पालिका, उनमें महिलाओं को कितना सीट दिया गया है? 1/3 पद दिया गया है। याद रखिएगा कि स्थानीय शासन में, ये मैंने आपको सिखाया था बच्चे, कि स्थानीय शासन में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित हो गई? महिलाओं के लिए, ताकि जो भी बात हो वो कानूनी स्तर पर हो, जमीनी स्तर पे हो, इनका प्रतिनिधित्व तो बढ़े। क्लियर हो चुका बच्चे? अच्छा, याद रखिएगा, आज गांव और शहरों के ये जो निकाय हैं, जिसे आप नगर पालिका और ये पंचायत कहते हैं, इसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। इस बात को याद रखिएगा कि 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, इसका मतलब है कि स्थानीय शासन में कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रमुखता मिली है, तभी तो 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हो चुकी हैं। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा कि महिला मुद्दे पर सभी पार्टी एक मत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि महिला मुद्दे पर सभी पॉलिटिकल पार्टी एक मत नहीं है कि इन्हें आरक्षण मिले या नहीं मिले, एक मत नहीं है। इसीलिए याद रखिए, अभी तक महिला विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाया। समझ में आया बच्चे? अब जब सभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार ही नहीं है, पार्टी तैयार ही नहीं होगी, तो एक मत कहाँ बनेगा महिलाओं पर? और जब महिला मुद्दे पर एक मत बनेगा ही नहीं, तो क्या कभी महिला का आरक्षण का या सीट बढ़ाने की जैसी चीज़ें कभी पास हो पाएंगी? पास ही नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा कि लैंगिक विभाजन जो है वो एक तरह की मिसाल हो गई। एक खास सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप दे दिया जाना चाहिए, लेकिन जब यह मुद्दा बनेगा तभी तो लाभ होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि लैंगिक विभाजन क्या है? यह भी एक तरह का मिसाल ही है, एक खास सामाजिक विभाजन है जिसमें पुरुष हैं और स्त्री हैं। तो अगर इस विभाजन को हम राजनीतिक रूप दे दें कि नहीं ना, राजनीतिक रूप से महिलाओं को भी ऊपर किया जाए जैसे पुरुष है,
तो कहीं ना कहीं जब महिला मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा तभी इसका लाभ होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि महिला मुद्दा जब राजनीतिक मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा होगा तो लाभ भी होगा, तो लाभ भी होगा। इसका मतलब है कि लैंगिक असमानता को राजनीति से जोड़ना होगा ताकि जब इनकी मांग उठे तो इन्हें भी लाभ पहुंचे। तो देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से लैंगिक असमानता बनी और इसके निपटारे के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए। पर मुद्दा वही है बच्चे कि हमें अपनी मानसिकता को भी या पुरुषवादी सोच को भी कहीं ना कहीं लचीला बनाना होगा, सॉफ्ट करना होगा, ताकि महिलाएं भी समाज में ऊपर की ओर उठें और अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह करें। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।